हेलो दोस्तों, आज हम आपको हाई स्कूल के प्रैक्टिस सेट 2024 के सेकंड को कराएंगे, जिसकी क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका एक चित्र बनाते हैं। तो देखिए, इसमें कहा है गोलाकार कांच का बर्तन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक गोलाकार कांच का बर्तन बनाएंगे, यानी चित्र बनाते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर देखो, यहाँ लिखा है 7 सेमी लंबा एक बेलन है। 7 सेमी, ये 7 सेमी लंबा बेलन है। ये 7 सेमी इस तरीके से। बेलनाकार भाग है। इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और व्यास है इसका, ये जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई और यहाँ तक की लंबाई जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर है। अब ये जो व्यास है वही व्यास यहाँ पर होगा और 7 सेमी में, और इसके व्यास यानी गोलाकार भाग है उसका व्यास, इसका जो व्यास है वो है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। ये इसका व्यास दे रखा है इस पूरे गोले का। तो हम इस पूरे बर्तन का, यानी इस पूरे बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, ये इसमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, हल करेंगे। यहाँ पर हल में लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2r बराबर के 2। तो r बराबर 2/2, 2 से 2 1, यानी यहाँ त्रिज्या आ गई 1। ये बेलन की त्रिज्या आ गई। गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास दे रखा है यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से गोले की त्रिज्या निकालेंगे तो ये निकल आएगी 2r। गोले की त्रिज्या हमें यहाँ पर r मान लेते कैपिटल। तो ये हो जाएगी हमारी 8.4 दे रखी है। तो r बराबर के 8.4/2, 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूना 4। तो r आ गया यहाँ पर 4.2। ये निकल के आ गए हमारे गोले की त्रिज्या। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इस आकृति का आयत, यानी इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। अगर कोई पदार्थ भरा जाएगा तो इसका मतलब उसका क्या निकालना है, हमें घनत्व यानी आयतन ज्ञात करना है। तो हम इसमें आयतन ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आकृति का आयतन। आकृति का आयतन, आकृति का आयतन में क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस
गोले का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये होगा, यहाँ पर रख लेते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई कॉमन लेने के बाद आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यू, ये हो जाएगा। इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7 आर, स्मॉल आर है, इसमें आर स्मॉल आर का मतलब यहाँ पर है ये बेलन की त्रिज्या, तो 1 का वर्ग, 1 गुणा 1 लिख दें, वर्ग लगा है, एच, एच यानी 7, यानी इसकी जो ऊंचाई बेलन की थी, प्लस 4/3 आर, आर कितना निकल के आया ये 4.2, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, ये निकल के आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/7, 7 का गुणा 1 से किया तो 7, 7 एकम 7, प्लस यहाँ से अगर हम इसे काट दें 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 चक 12, और कोई संख्या नहीं कटेगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 1.4 गुणा 4.2 गुणा 4.2। अब इनके करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 कोष्टक में 7 प्लस, तो सबसे पहले तो मैं इन संख्याओं का गुणा कर लेता हूँ पहले, तो देखिए 4 का 14 का करेंगे तो 14 चक 56 हो जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर 42 और गुणा 42 नहीं 4.2 4.2। अब इन संख्याओं का हमें करना है गुणा। अब इन संख्याओं का गुणा करते हैं, पहले 42 का कर लो, या पहले 42 का 56 कर लें, फिर इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इन पॉइंटों वाले गुणाओं को यहाँ करता हूँ, तो देखें लिखा हुआ है यहाँ पर 56 यानी 5.6 गुणा 4.2, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 6 में 2 छके 12, 2 5 10 और 1 11, 4 का 6 में 4 छके 24, 4 5 20 और 2 22, ये आ जाएगा हमारा 2 5 3 2। तो पहले हमने इन संख्याओं का गुणा किया, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 22/7 गुणा 7 प्लस 56 गुणा 42 किया था, ये आ गया था हमारा 23.52 गुणा 42। अब हम इस संख्या में पुनः फिर से गुणा कर लेते हैं, इस वाली संख्या में 42 4.2 से, तो 4.2 से यहाँ पर करेंगे, ये संख्या है हमारी 23.52 गुणा 4.2, 2 का करेंगे 2 दूना 4, 2 5 10, 2 3 6, 1 7, 2 दूना 4, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 3 12, 2 14, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ से 4 8 7 8 9, कितने अंक बाद 2 और 1, ये 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 और ये 7 प्लस गुणा किया तो 98.784। अब हमें इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा, इसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा 7 और 8 15, 9 और 1
10.784। अब हमें इसमें करना है इससे भाग, 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देते हैं संख्या में, पूरी संख्या में देंगे तो 7 एकन 7 बचेंगे 3, 7 पंजे 35, पॉइंट लगाएं 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा 22 गुणा 15.112। अब हमें इस 22 का इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 22 दूनी 44 और 22 और 4 26, 22 और 2 24, 22 पंजे 110 और 2 112 और 22 और 11 33। 3 अंक बाद पॉइंट, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा इसका आयतन। इसमें जो पानी भरा जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर इसे लीटर में चेंज करना है तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पूछा नहीं उसने, तो केवल पूछा कितना पानी भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद एक तो बेलन है और एक ये क्या है गोला। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से त्रिज्या निकल आई इसकी 2। गोले का व्यास दिया है 8.4 तो त्रिज्या निकल के आगे इसकी 4.2। बेलन का आयतन और गोले का आयतन, ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ से पाई कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर एच प्लस के 4/3 आर क्यू। यहाँ पर इसके मान रख दिए तो देखो आर का मान था 1, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, गुणा एच 7 दे रखा है प्लस 4/3। यहाँ त्रिज्या इसकी दे रखी थी 4.2 तो हमने यहाँ पर 4.2 को 4.2 3 बार गुणा किया क्योंकि इसकी घात कितनी है 3। देखो 3 से इसे काट दिया 1.4 बार तो 22/7 हो गया। यहाँ 7 का गुणा 1 में 7 और 7 एकन 7 प्लस 4 गुणा 1.4, यहाँ 4.2 संख्या बचती है। 7 देखो लिख दिए, ये 22/7 आगे जैसे चल रहे हैं। 4 का गुणा 14, 14 छक 56 होते हैं, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। फिर ये 4.2 गुणा 4.2, मैंने इस संख्या का इसका गुणा किया तो ये 23.52 आ गया। फिर 4.2 का इस संख्या में गुणा किया तो 98.784 आ गया। इसमें 7 जोड़ दिए तो ये 105.784 हो गए। 7 का भाग दिया तो ये 15.11 2 बार गया इसका भाग। 22 गुणा 15.112 में गुणा किया तो ये आ गया हमारा 332.464 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल के आ गया हमारा आकृति का कुल आयतन। इतना पानी इसमें भरा जा सकता। यदि इसे हमें लीटर में बदलना है तो ये होता है हमारा 1 लीटर बराबर के 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। अब इतने सेंटीमीटर दिए, इसे हमें लीटर में बदलना है तो ये 332.464 इंटू 1000 से इसमें 1/1000 ये हो जाएगा लीटर। तो आंसर आ जाएगा 0.332464 लीटर। इस तरीके से संख्या तो बस केवल यहाँ तक ही पूछी जाती है, तो आगे की संख्या और सन्निकट मान रख के निकाल देते हैं। तो ये इतना आ जाएगा हमारा लीटर। तो समझ में आ गया होगा आपको। यदि इसमें चेंज करना है तो नहीं चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर पहले वाला ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का देखेंगे, अथवा वाला प्रश्न। एक खिलौना
3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें पहले आप एक चित्र बनाते हैं अर्धगोले के ऊपर। अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक शंकु अध्यारोपित है। क्या है ये? शंकु अध्यारोपित है। इसमें इस खिलौने की 3.5 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5। यहाँ से ये इसकी ऊंचाई। अब इसकी संपूर्ण जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये भी इसकी त्रिज्या कहलाएगी 3.5। और ये संपूर्ण जो इसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो है हमारी 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बताइए, अगर हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये गोले की जो त्रिज्या है इस ऊंचाई को घटा देंगे तो इसकी ऊंचाई निकल आएगी। फिर हमें इसका खिलौने का क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ यानी शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसी पर ही अध्यारोपित है, इसलिए तो इसकी भी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है शंकु की। अब हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई होगी संपूर्ण ऊंचाई में से, और ये जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है इस ऊंचाई को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5। तो इसकी जो ऊंचाई निकल के आ गई वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकल आए। लेकिन हमें अगर इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई आर ये है, एल चाहिए हमें, एच तो नहीं जरूरी है, पर लेकिन हमें क्या जरूरी है? एल। एल निकालेंगे, एच हमने निकाल ली तो एल निकाल सकते हैं। एल होती है शंकु की ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर अंडरवुड में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे अंडरवुड में एच दे रखा है हमारा 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा 5 25 और 4 12, 12.25 यानी 35 का वर्ग होता है 1225। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25.4 और 2 6 और 1 5 106। इसका जो मान अगर हम निकालते हैं तो सॉल्व करके इसे फैक्टर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, कर्डी हट जाएगी, तो यहाँ से एल का जो मान निकलेगा एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ये 12.5 यानी 125 का ये होता है 15,625 वर्गमूल होता है। अगर किसी को ये निकालने नहीं आता है तो देखो मैं इसे निकालना बता देता हूँ किस तरीके से हम रूढ़ वाली संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदल देते हैं, वो देखेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। ये दे रखा है हमारा 156.25
देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भाग विधि से जो वर्गमूल निकालते हैं उसी विधि से हम करड़ी के मानों को दशमलव संख्या में बदल सकते। जैसे यहाँ से तो दशमलव के बाद चिन्ह लगा वो जोड़ा बनाते हैं हम आगे से, और दशमलव की जो संख्या आगे है वहाँ पर जोड़ा बनाते हैं पीछे से, ये इस तरीके से। तो देखेंगे यहाँ पर एक 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 और एक बार गया तो ये कितना हो गया, 0 और एक हो गए 2। यहाँ पर जोड़ा उतरता है पूरा तो 56 हो जाएंगे। कितनी बार जाएगा, 2 2 यहाँ लिखेंगे 2 2 दूना 4 2 दूना 4, बचेगा कितना यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। फिर हम क्या करते हैं, ये पूरा जोड़ा उतारते हैं, लेकिन उससे पहले दशमलव, तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 2 और 2 हो जाएंगे 4 और ये 2। अब यहाँ पर हम 5 से देंगे तो ये 5 पचम 25, 5 को 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। इस तरीके से ये जी, तो ये 12.5 आ गया। तो यही मैंने यहाँ पर निकाल के रखा था कि यहाँ पर जो एल है वो कितनी निकल के आई है, 12.5। तो निकालना सीखे जाएंगे करड़ी में से किस तरीके से हम संख्याओं को बाहर निकाल सकते हैं, दशमलव संख्या में बदल सकते हैं, या दशमलव संख्याएं दे रखी हैं तो। चलिए, तो यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, इसमें आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किनका निकालना है, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक क्या है, अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो यहाँ पर अर्धगोले शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है हमारा पाई आर एल, और प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये लगाएंगे इसमें फॉर्म। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो ये फॉर्मूला था हमारा पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ, और ये अर्धगोले का है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर की जगह पर हम रखेंगे 3.5, एल की जगह 12.5 प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर की जगह पर रखेंगे हम 3.5 गुणा 3.5, क्योंकि 2 बार आर स्क्वायर है इसलिए। देखो, मैंने इसे 7 से काट दिया, इसे 7 पंजे 35 यानी 0.5 बार, इस 7 से भी इसे काट दिया 0.5 बार। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है 22 पंजे 110, तो ये हो जाएगा 110 एक अंक बाद पॉइंट गुणा 12.5 प्लस ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 0.5 गुणा 3.5। तो ये 11 का गुणा करेंगे इसमें, तो 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, और 11 और 2 13, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 137 पॉइंट।
5 प्लस, अब हमें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 44 गुणा 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 5 15, 15 और 15 2 हो जाएंगे 17। तो ये इतने सॉल्व करेंगे, कितने अंक बाद, एक अंक ये, एक तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, सॉरी 2 अंक बाद इसमें पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से हमें 137.5 प्लस इसका गुणा करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ इसका, 175 × 4 4, तो ये 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 और 3 7, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0 7 0 0 7 7, 2 अंक बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 77.00। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 0, फिर ये 5 पॉइंट 7 और 7 14 और 7 और 3 10 11 और 2 और 1 1 और 1 2। इसमें देखेंगे एक बार फिर से, देखो ये 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 और 7 14 हो गए, फिर 7 और 3 10 और 1 11 हो गए, 1 और 2। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल इस आकृति का। तो इसे हल कैसे करेंगे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहले आप एक आकृति बनाएंगे, अर्धगोला, इसके ऊपर एक शंकु। यहाँ से इसकी त्रिज्या 3.5 है, तो इसकी भी त्रिज्या ऊंचाई होगी वो 3.5 होगी। शंकु की त्रिज्या 3.5 और अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5। ये संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो शंकु की ऊंचाई निकल आएगी आपकी 12। 15 में से 3.5 घटाएंगे तो यहाँ से फिर निकालेंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ में पाई आर एल आती है, तो L यहाँ नहीं दे रखी तो L निकालेंगे। L निकालने के लिए फॉर्मूला होता है h² + r²। h यानी 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग, 12 का 144, 3.5 का 12.25, जोड़ देंगे तो 156.25, L निकलेगी 12.5। आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का पाई आर एल होता है और अर्धगोले का 2 पाई r² होता है। यहाँ पर हमने मान रखे 22/7, r का मान 3.5, l का मान 12.5। यहाँ देखो 2 लिखे हैं और 22/7 और r 3.5 3.5। 7 से 3.5 को 0.5 बार काट दिया, 22 पंजे 110 यानी एक अंक बाद पॉइंट 11 गुणा 12.5 हो जाएगा। ये 22 दूनी 44, यहाँ पर 0.5 बचेगा और ये 3.5 गुणा करेंगे इसका तो 1.75 होंगे। आगे वाली संख्या 11 गुणा 12.5 से करेंगे तो 137.5 आ जाएगा। फिर हमें 44 और 1.75 का गुणा किया तो 77 आ गए। दोनों को जोड़ दिया तो ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न काफ़ी और भी हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मैं इसे बना देता हूँ बहुमंजिला भवन। कैसा है ये बहुमंजिला भवन, ये बहुमंजिला भवन है और इसके शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे इधर है भवन।
ये है भवन, 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचे भवन के एक तो सिरे पर और एक इसके पाद बिंदु पर अवनमन कोण बनता है। ये कोण बनता है 30 अंश का और ये बनता है 45 अंश, क्योंकि क्रमशः है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 अंश और ये हो जाएगा 45 अंश। ये 10 मीटर है तो इधर भी 10 मीटर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई से नाम डालते हैं ए, बी, सी और डी और ई। और इसे मान लेते हम x, तो ये भी x हो जाए, इसे y मान लेते हैं और ऊंचाई इसकी टोटल हो जाएगी ए बी। तो यहाँ से लिखेंगे माना ए ई बराबर 22 मीटर और यहाँ पर दिया है बी सी बराबर डी ई, ये मान लिया हमने x मीटर, क्योंकि ये x है ये भी x मीटर ही रहेगा। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, पूरी इसकी जो ऊंचाई है बहुमंजिले की भवन की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी ए बी। ये पूछा हुआ है भवन की नहीं बहुमंजिले की है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई है यहाँ पर ए बी बराबर कितनी है ए ई प्लस के बी ई। ए ई दे रखा है 22 प्लस 10, यह है इसकी ऊंचाई। अब हम सबसे पहले देखते हैं इस वाले समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है ये भी, ये ए डी ई से समकोण त्रिभुज ए डी ई से, तो ए डी ई से लिखेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब इसमें दिया है आपका ए ई और आधार दिया है यहाँ पर डी ई। तो tan थीटा का मान है यहाँ पर 30, ए ई दिया है 22 और डी ई दिया है x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 22/x। तो ये हो जाएगा x बराबर के √3 समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज त्रिभुज कौन सा है ए बी सी से। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार और यहाँ पर लंब है ए बी और आधार है इसमें बी सी। तो इसे यहाँ पर हल कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा tan थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 45 है यहाँ पर, और ए ई यानी ए बी बट्टे ए बी का मान रखेंगे यहाँ पर। ए बी का जो मान है वो है, निकाला था हमने 22 प्लस 10 और बी सी कितना x। tan 45 का मान 1 बराबर 22 प्लस के 10/x। तो ये हो जाएगा x बराबर 22 प्लस 10 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह पर, तो ये कितना है √3y x के स्थान पर रखेंगे √3y बराबर y प्लस 10। ये हो जाएगा √3y माइनस y बराबर 10। y कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 10। y बराबर हो जाएगा 10/√3 माइनस 1। यहाँ पर हमें इसके संयोग में से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/√3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1/√3 प्लस 1, संयोग में से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 और कोष्टक में √3 प्लस 1 बट्टे ये हो जाएगा √3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, रूट से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 10 कोष्टक में √3 प्लस 1 बट्टे ये 3 माइनस 1, 10 कोष्टक में √3 प्लस 1 बट्टे 2, 2 से काट देंगे इसे 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 कोष्टक में √3 प्लस 1। ये जो निकल के आ गया ये y का मान आ गया। इसका आ गया y का मान निकल के आ गया और x का मान यहाँ पर रख देंगे y के स्थान पर, तब भी इसका x का मान निकल आएगा। और हमें तो केवल ये पूछा है इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB बराबर AE प्लस BE, तो AE का मान कितना निकल के आया 5 कोष्टक में √3 प्लस 1 और BE दे रखा है 10, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 5 प्लस 10, तो ये 5√3 प्लस के 15 हो गया। ये इसका आंसर होगा। चाहे तो इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 माइनस वो प्लस के 3 और मीटर है तो मीटर में यहाँ पर किसने दिया मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर। इस तरीके से इसका आंसर आ गया इस बहुमंजिले भवन के। तो सबसे पहले मुख्य इसमें क्या है, चित्र बनाना है। अगर चित्र बनाना सीख गए तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाते हैं जो लंब बट्टे आधार होता है। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाया। चित्र बनाना आसान है, जो कहा है उसी के अनुसार हम इसमें लिखते हैं। क्या कहा उसने, बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर बहुमंजिला भवन बना दिया हमने। अब इसके बाद भवन के शिखर और तल, यानी 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, उसके शिखर और तल पर क्रमशः एक 30 अंश और एक 45 अंश का कोण बनता है भवन बना दिया। उसने पूछा बहुमंजिले भवन की ऊंचाई क्या होगी। जब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। इसकी जो ऊंचाई y मान ली और इसे हमने x मान लिया। तो हमने समकोण त्रिभुज ADE से निकाला, समकोण त्रिभुज ADE से tan थीटा और लंब बट्टे आधार, tan थीटा का मान 30 y/x, x का मान √3y आ गए। अब समकोण त्रिभुज ABC लिया, ABC, इसमें tan थीटा और लंब बट्टे आधार, तो tan 45 है y प्लस 10/x, tan 45 का मान 1 है तो ये y प्लस 10/x। सॉल्व किया तो x बराबर y प्लस 10, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ x का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे x के स्थान पर। यहाँ पर √3y बराबर y प्लस 10, y पक्षांतर कहेंगे तो यहाँ से y कॉमन लिया, √3 माइनस 1 और भाग दे दिया √3 माइनस 1 से। यहाँ संयोग में का गुणा कर दिया, सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा y का मान 5 कोष्टक में √3 प्लस 1। ये इसकी ये ऊंचाई निकल के आ गई। अगर पूरे भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये A और B है, तो सॉल्व करेंगे। AE की जगह पर हम रख देंगे 5 कोष्टक में √3 प्लस 1,
बी का मान 10 है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 5 प्लस 10 है तो 10 और 5 15, 5 कॉमन ले लिए तो √3 प्लस 3 मीटर, ये आ गई इसकी ऊंचाई। इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न था ये भी। सबसे ज़्यादा इसमें बोर्ड परीक्षा में हाइडेंस ऊंचाई दूरी यानी इसी से आते हैं प्रश्न सबसे ज़्यादा। प्रश्न नंबर देखेंगे 25 का अथवा वाला, और उसमें भी पहला है भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश का है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है और सरल भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एक ये चिमनी बनाते हैं एक सीधे। ये है हमारी चिमनी, और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है 60 अंश का है। कितने अंश का है? 60 अंश का कोण है। इसके पाद बिंदु से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 25 मीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, h ज्ञात करनी है। इसे a, ये b और ये c यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना चिमनी की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, और ये दिया है थीटा बराबर 60 अंश है, और BC बराबर दे रखा है 25 मीटर। तो आप यहाँ पर लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह पर 60, लंब दिया है यहाँ पर h, आधार दिया है 25। tan 60 का मान √3 बराबर h बट्टे 25। इसके नीचे बनवाएंगे तो h बराबर के ये हो जाएगा 25√3 मीटर, ये आ गया। अतः चिमनी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 25√3 मीटर। तो यहाँ पे बहुत ही सरल था। ये चिमनी है, इसकी ऊंचाई h मीटर मान ली, आधार से वे 25 मीटर है, कोण 60 अंश का है। तो यहाँ पर हम चिमनी की ऊंचाई h, थीटा का मान 60 है, BC यहाँ पर 25 है, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan 60 का मान √3 h बट्टे 25 हो जाएगा, लंब h है। तो सॉल्व करेंगे h बराबर के 25√3। ये चिमनी की ऊंचाई निकल के आ गई। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड वाला अथवा में है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भी चित्र बनाना है। 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो यहाँ पर 60 मीटर ऊंची ये क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। और जो पतंग उड़ रही है वो अस्थायी रूप से यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का। 60 अंश का कोण बना रही है। इस डोरी में कोई ढील नहीं है, इसका मतलब पतंग यहाँ से उड़ रही है। यहाँ देखेंगे ये डोरी है, इस डोरी में कोई ढील नहीं। इस डोरी की लंबाई को मान लिया मैंने x मीटर। क्या मान लिया? x मीटर। ये पतंग A और यहाँ पर बिंदु B और ये C, ये समकोण है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये ऊंचाई दे रखी है, यानी ये लंब है, ये कर्ड है। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर sin थीटा
tan वाला भी लगाएंगे पर लेकिन यहाँ पर y मान लें, फिर यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, फिर भी आपको यहाँ sin थीटा का भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लंब दिया, कर्ड दिया, सीधा sin थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई क्या है, x मीटर है। क्या है, x मीटर। ऊंचाई यानी AB बराबर के दिया है 60 मीटर और थीटा का मान दिया है 60। समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा। यहाँ पर tan थीटा नहीं लगाएंगे, सॉरी, यहाँ पर हमें लंब दे रखा है और कर्ड दे रखा है, तो हमें यहाँ लगाएंगे sin थीटा वाला फॉर्मूला। sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड। तो यहाँ से sin थीटा की जगह पर 60, लंब दिया है हमारा यहाँ पर कितना 60 और कर्ड दिया है x। sin 60 का जो मान होता है वो होता है हमारा √3/2 और ये 60/x। सॉल्व करेंगे तो √3x बराबर 60 गुणा 2, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 120। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो x बराबर 120/√3। यहाँ पर √3 है तो हम क्या करेंगे, हर का पर में कर्ड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 120 गुणा √3 बट्टे √3 गुणा √3, तो हो जाएगा 120 गुणा √3 बट्टे 3। 3 से 120 को काटेंगे 40, तो ये आ जाएगा 40√3 मीटर। यहाँ पर √3 का मान नहीं दिया है तो बस यही इतना ही निकालेंगे। तो ये जो x निकल के आया, x हमने माना क्या था, x माना था हमने डोरी की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई कितनी है, 40√3 मीटर। इस तरीके से हमने डोरी की लंबाई का पहले चित्र बनाएंगे। 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है, डोरी में कोई ढील नहीं है, x मान लिया। यहाँ डोरी की लंबाई x, AB 60 और थीटा का मान 60। समकोण त्रिभुज ABC में sin थीटा लगाएंगे क्योंकि ये लंब दिया है कर्ड, तो sin थीटा बट्टे लंब बट्टे कर्ड। sin थीटा का मान 60 है, लंब 60 है, x ये दिया है हमारा कर्ड। sin 60 का मान √3/2 होता है, या 60/x क्रॉस गुणा किया तो √3x बराबर 60 गुणा 2, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 120। √3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 120/√3। यहाँ पर √3 है तो अंश और हर में हमने √3 से गुणा किया, तो 120 गुणा √3/3। 3 से 120 को 40 बार, तो 40√3। अतः जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है, 40√3। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई हमने निकाली। तो इस तरीके के काफ़ी प्रश्न थे जो आपको मैंने बता दिए। ये अनसॉल्व पूरा समाप्त हो गया। जो अनसॉल्व था आपका सेट नंबर 2 2024 का था, वो इसके सभी प्रश्न मैंने करा दिए इस वीडियो के अंत तक। तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट में बताएंगे प्रैक्टिस सेट लेके आना है अगली वीडियो में या कोई नया चैप्टर। आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।